चलो हम लोग आज ग्रंथि का सवाल करेंगे। जो ग्रंथि से टॉपिक आएगा उसको भी ये टॉपिक, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है आज का टॉपिक में ग्रंथि से क्वेश्चन जो है, कौन एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। ठीक, क्या लिखा, कौन एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो सबको पता है कि हम लोग बायोलॉजी में जब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर में, तो उसमें लोग क्या पढ़ते हैं कि शरीर में हमारा कुछ ग्रंथियां हैं, ठीक ना, यानी जिसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ हार्मोन निकलते हैं। तो इमेजिन करो कि ग्रंथि अगर ना होता, ग्रंथि मतलब क्या होता है, एक प्रकार का छिद्र है, जिससे वो छिद्र नली के समान भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है, ब्लड के माध्यम से भी। तो मान लो ग्रंथि ना होता तो हमारे शरीर में ना एंजाइम निकलता ना हार्मोन्स निकलते, और इसी एंजाइम और हार्मोन्स के आधार पर उसको अंतःस्रावी भी और बहिःस्रावी भी कहा जाता है। ठीक ना। तो सबसे पहले आता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि मान लो पाचन करने का कार्य हुआ, यानी भोजन को पचाने का कार्य हुआ, मान लो हमको जनन का कार्य हुआ, ठीक, मान लो हमको भय का कार्य हुआ, ये सब कौन करता है, ये सब ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और एंजाइम करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ ना होता तो वो चीज़ नहीं होता। मान लो जैसे चुनाव नहीं होता तो क्या होता, विधायक लोग नहीं बनते, सांसद लोग नहीं बनते, और देश में संसद और विधानसभा का विकास नहीं होता। उसी तरह से अगर ग्रंथियाँ नहीं होती तो शरीर में ना तो हार्मोन पैदा होता और ना एंजाइम पैदा होता। और एंजाइम का काम क्या है, भोजन को पचाने में मदद करना। हार्मोन का काम क्या, वृद्धि में मदद करना, विभिन्न प्रकार की क्रिया में मदद करना। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रंथि जो है वो शरीर के क्रियात्मक रूप में काम करता है, यानी कार्य रूप में काम करता है, यानी वृद्धि का कार्य करता है, भोजन को पचाने का काम करता है, यह सब। तो हमारे शरीर में दो तरह की ग्रंथियाँ हैं मूल रूप से, जैसे एक है अंतःस्रावी और एक है बहिःस्रावी, और दोनों को मिला दो तो जगह मिश्रित ग्रंथि, सुना ना, पेंक्रियाज। तो उसी तरह से एक कौन सा ग्रंथि लिख रहा है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के रूप में कार्य नहीं करता है। तो अभी हम जो पूछ रहे हैं, जैसे अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है, वह जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एंडोक्राइन, और एक्सोक्राइन हो गया बहिःस्रावी। जो नालिका बीन होती है, नालिका बीन मैंने क्या, जिसमें से जो निकलेगा हार्मोन, उसमें नालिका नहीं होगा, जैसे नली के समान, और जिसमें नालिका होगी वो होता बहिःस्रावी। जो हार्मोन निकालेगा वो हो जाएगा अंतःस्रावी, और जो एंजाइम निकालेगा वो हो जाएगा बहिःस्रावी। तो हम लोग पीयूष ग्रंथि जब देखते हैं तो पीयूष ग्रंथि जो होता है वह अंतःस्रावी होता है, क्योंकि उस नालिका विहीन होता है, माने नालिका उसमें नहीं होती है, नली नहीं होती, वो ब्लड के माध्यम से निकलता है, और वो हार्मोन निकालता है। क्या निकालता है, तो पीयूष यहाँ पर क्या, जबकि अंडाशय है, अग्नाशय है और वृषण, दोनों क्या, ये अंतःस्रावी है और बहिःस्रावी भी है, जबकि पीयूष ग्रंथि क्या है, केवल और केवल क्या है, अंतःस्रावी है। ठीक, तो समझ गया अंतःस्रावी मतलब क्या हो, जो नालिका बीन होगा और नालिका युक्त होगा, ये हार्मोन निकालेगा, ये एंजाइम निकालेगा। ठीक, अब होता है दूसरा क्वेश्चन, तो समझ जाओ। तो पीयूष ग्रंथि क्या है, केवल अंतःस्रावी है, जबकि दोनों क्या है, ये तीनों क्या है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी भी है, इसलिए इन तीनों को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक, पहला क्या है, दूसरा मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो बता, इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन है, तो अग्नाशय है, क्योंकि पीयूष तो मिश्रित है नहीं, तो पहले निकल जाएगा। अभी पढ़े थे वृषण भी है, अंडाशय भी है और अमाशय भी है, तो कौन होगा सबसे बड़ी, अग्नाशय है। तीसरा है लैंगरहैंस, तीसरा है लैंगरहैंस की, पता है ना कि मिश्रित ग्रंथि कौन है, अग्नाशय। ठीक, क्यों बोलते हैं, तो अग्नाशय में जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है, हार्मोन भी निकालता है और एंजाइम भी निकालता है। एंजाइम के रूप में सुना होगा लाइपेज, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। हार्मोन में निकला होगा, सुना होगा इंसुलिन, वही है। तीसरा लैंगरहैंस की दीपिका का संबंध किस ग्रंथि से है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, लैंगरहैंस की दीपिका का संबंध किस ग्रंथि से है।
तो हम लोग बॉडी के अंतर्गत अपना जब अग्नाशय ग्रंथि में जाएंगे तो उस अग्नाशय ग्रंथि के पीछे हम देखते हैं, पीछे में एक छोटा सा ऐसे टापू टाइप का, द्वीप टाइप का, क्या है वो, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो टापू टाइप का ऐसा दिखता है। इसी का नाम लैंगरहैंस ने इसको खोजा था, इसलिए इसका नाम पड़ा है लैंगरहैंस की दीपिका। इसको लैंगरहैंस ने क्या किया था, तो पूछ देगा कि लैंगरहैंस की दीप, उसका नाम लैंगरहैंस क्यों पड़ा, तो बोलना होगा कि लैंगरहैंस ने इसको क्या किया था, खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, लैंगरहैंस की दीपिका हो गया। ठीक ना, तो ये पूछ सकता है कि लैंगरहैंस इसको क्यों बोलते हैं हम लोग। तो लैंगरहैंस ने क्या किया था, उसको खोजा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, लैंगरहैंस की दीपिका पड़ा। ठीक, इसी दीपिका से हम लोग सबको पता होगा, इसी दीपिका से पढ़ लो, इसी दीपिका से 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं मूलतः। एक अल्फा है, ठीक ना, एक बीटा है, एक गामा है और एक पीएच है, पी है या एफ इसको हम लोग बोलते हैं। तो 4 प्रकार के हैं, पहला कौन, अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा कौन है, पी या एफ है। सबको पता है, इसी अल्फा से पूछ सकता है, इसी अल्फा से जो होता है, अल्फा जो होता है उससे हम लोग ग्लूकॉन निकलता है, ग्लूकॉन नामक हार्मोन, ठीक ना। इसी बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, इसी डेल्टा से निकलता है या गामा से निकलता है सोमेट्रोसेन नामक, और इसी एफ या पी से निकलता है पैंक्रियाटिक लाइपोटाइड नामक हार्मोन। ठीक, सबका अपना अपना रोल है। ठीक, चारों का अपना अपना क्या है, रोल है। पूछ सकता है कि, पूछ देगा कि ग्लूकॉन किससे निकलता था, अल्फा सेल से। पूछ देगा सोमेट्रोसिन किससे निकलता था, गामा सेल से। बीटा सेल से क्या निकलता है, तो बोलना इंसुलिन। ठीक, और एफ या एच पी सेल से क्या निकलता है, तो पैंक्रियाटिक प्लामी पेप्टाइड निकलता है। ठीक, अब हो सकता है कि पूछ दे कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा सेल से स्राव होता है, तो बीटा सेल से। करीब 60 से 70% इसमें से हार्मोन निकलता है, ये पूछ सकता है 70 से, ठीक ना, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किससे निकलता है, गामा से या डेल्टा से निकलता है, मात्र 5% हार्मोन। ठीक, चौथा जाओ, लैंगरहैंस की दीपिका। लैंगरहैंस की दीपिका में स्थित कोशिका से स्राव हार्मोन का मिलान कर अभी बताए थे। अल्फा सेल से ग्लूकॉन, बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टिन और एफ या पी से पैंक्रियाटिक प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट पांचवा हो गया, स्तनधारियों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। सबको पता है, इसका हम लोग यकृत को हम लोग पाचन तंत्र में ढंग से पढ़ना, ठीक ना। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है पूरे, तो पूछेगा यकृत ग्रंथि है, ठीक ना। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका बताएंगे। इसका आकार आकृति सब बाद में, 13 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर उसका सब बड़ा होता है, सबसे बड़ा ये ग्रंथि माना जाता है। ठीक, इसका हम लोग को पाचन तंत्र में इसको डेप्थ में जाना है। तो जब पाचन तंत्र टॉपिक पढ़ाएंगे ना, उसमें इसको डेप्थ में क्वेश्चन से करेंगे। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अभी बताए थे। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी तो अवट्टू है, सबसे बड़ी कौन है, अंतःस्रावी। और सबसे बड़ी मिश्रित पूछेगा तो क्या मारना है, पैंक्रियाज है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवट्टू, सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल तो मारना यकृत है। मिश्रित पूछेगा तो पैंक्रियाज मारना। ठीक, चलो 7वां, थायराइड जो कहते हैं, जो जिससे थायरक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। उसी थायरक्सिन में आयोडीन अधिक होता है, लगभग 65% होता है। वही आयोडीन कम हो जाए तो घेंगा रोग हो जाता है। वही आयोडीन की मात्रा जब उस मनुष्य में बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोपैथेलेमिया रोग। ठीक, चलो, थायराइड ग्रंथि के संदर्भ में गलत कथन चुनना है। इसकी स्थिति गर्दन के वायुनाल है। ठीक है, ये गर्दन है ना, तो ये हमारा लिरिक्स है। इसी गर्दन के वायुनाल के दोनों तरफ ही है थायराइड ग्रंथि। ठीक, लिरिक्स नहीं देखते हम लोग, गर्दन के पास यहाँ पर जो होता है टेटुआ, इसको बोलते हैं हम लोग। कहता है टेटुआ दबा देंगे। इसकी स्थिति
गर्दन के वायुनाल के शीर्ष पर है, ठीक है, यहीं पर है दोनों तरफ। इसकी आकृति एच आकार की होती है। किस तरह की होती है? एच आकार की, ऐसे। ये भी सही है। थायरक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, भी सही है। थायरक्सिन हार्मोन का क्या करता है? स्राव करता है। थायरक्सिन की कमी से लिखा है डायबिटीज रोग होता है, नहीं, क्या बोलना है? थायरक्सिन की कमी से क्या होता है? घेंगा रोग, ठीक है। डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी से, किससे होता है? तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है, ठीक। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि, नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि का स्तर में सामान्य बनाए रखने हेतु नमक में आयोडीन की किस रूप में मिश्रण किया जाता है? यानी थायराइड ग्रंथि में अगर क्या हो जाए, देखो, गला में पाया जाता है कौन ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। इसी थायराइड ग्रंथि से थायरेक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन नामक? थायरेक्सिन नामक हार्मोन, ठीक ना, जिसमें आयोडीन की मात्रा लगभग 65% होती है, और इसीलिए 65 होती है, ठीक ना। तो हमको अगर घेंगा रोग ना हो, यानी हार्मोन और थायरेक्सिन हार्मोन या थायराइड ग्रंथि समान अवस्था में रहे। हम तो लोगों को बता चुके हैं, कोई चीज़ न कमी अच्छा है न वृद्धि अच्छा है, क्या होना चाहिए? इक्वल अच्छा होना चाहिए, ठीक। इक्वल में ना बराबर स्तर पर, यानी ज़्यादा न मोटापा अच्छा है न दुबलापन अच्छा है, एक समान वेट अच्छा होता है। 35 किलो का वजन भी ठीक नहीं है और 95 किलो का वजन भी ठीक नहीं है, 50 से 60 किलो का वजन ठीक माना गया। उसी तरह से थायराइड और थायरेक्सिन हार्मोन नियंत्रित मात्रा में रहे, उसके लिए क्या है? उसमें आयोडीन की मात्रा होती है, ठीक ना। आयोडीन जो मिलाया था उसमें, जो आयोडीन हम लोग खाते हैं उसमें, तो सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा होती है। तो आंसर हो जाएगा A+B। यानी थायराइड ग्रंथि के स्तर को क्या रखने के लिए? समान बनाए रखने के लिए। अगर कमी हो, बताए थे कि अगर थायराइड ग्रंथि में अधिकता हो जाएगी तो बताए थे भी तुमको हम लोग एक्सटोप्थेल्मिया रोग हो जाएगा, और कमी होने पर घेंगा रोग हो जाएगा। दोनों को बराबर होने के लिए हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, जिसमें सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड मिला होता है, ठीक। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था, जिसका मुख्य कार्य है, ठीक है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग बेस्ट ने किया था 1921 में। इसी समय हड़प्पा की भी खोज हुई थी, ठीक। इसका काम क्या था? ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। हम अभी बताए थे समान होना बहुत जरूरी है, हर चीज़ का समान रहना जरूरी है। ब्लड में ग्लूकोज का स्तर को समान रखना भी सही है। कम हो जाएगा ब्लड में ग्लूकोज का स्तर, ठीक ना, तो डायबिटीज़ रोग हो जाएगा, सबको पढ़ाई है। और अधिक हो जाएगा तो हाइपोलिसीमिया रोग हो जाएगा, हाइपोलिसीमिया रोग, ठीक है। तो न वृद्धि अच्छा है न कमी अच्छा है, तो क्या है? तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या रखता है? समान बना कर रखता है। यानी ब्लड मान लो ग्लूकोज रहेगा ना, तो जनता क्या करेगा? उसको ग्लाइकोजिन में बदल देगा। और ग्लाइकोजिन क्या होता है? बाद में यकृत कोशिका, जो लीवर बताए थे, यकृत कोशिका में जाकर क्या होता है? वो समा जाता है और वहाँ वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटता है, ठीक। तो इसका काम क्या है? समान बनाना, याद रखना है। कोई चीज़ पढ़ना, खासकर बायोलॉजी में, तो न कमी अच्छा है न खराब अच्छा, ज़्यादा अच्छा है, समान बोलना, ठीक। तो एक आंसर ऐसे पकड़ लेना, समान मारना होता हर जगह। चलो, आयोडीन नाम को कम खाना है न ज़्यादा खाना है, सामान्य खाना है, ताकि थायराइड भी बढ़ाए थे ना। चलो, इंसुलिन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? अभी बताए थे, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। छपला कोई रोग नहीं है। ट्रेकोमा का संबंध आँख से है और घेंगा का संबंध गला से है, ठीक। तो इंसुलिन की कमी से क्या जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा, ठीक ना। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। क्यों हो जाएगा मधुमेह रोग? तो देखो इसको कैसे होता है। तो मान लो इंसुलिन की जब शरीर में कमी हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसमें होगा क्या कि जो ग्लूकोज है मूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको अवशोषित नहीं कर पाएगा। इंसुलिन कम हो जाएगा तो जो ब्लड में शर्करा की मात्रा उसको रोक नहीं पाएगा समान अवस्था में, तो मूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और जब बाहर हो जाएगा तो फिर तुमको क्या हो जाएगा? डायबिटीज़, उसी को बोलते हैं लोग। और सुनता है कि डायबिटीज़ होने पर काफ़ी खतरनाक रोग होता है, घाव होगा तो ये जल्दी ठीक होता नहीं, इसीलिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो पहले डायबिटीज़ देखता है कि रोगी है कि नहीं, ठीक। 11 है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है?
तो हाइपोथैलेमस करता है। सबको पता ही है कि जो पीयूष ग्रंथियाँ होती है हमारे शरीर में, मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क के बगल में होती है कौन सी ग्रंथि, सबको पता ही है, पीयूष जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि में ही हाइपोथैलेमस नामक एक यंत्र होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में जो सेरेब्रम में पाया है, उस सेरेब्रम में पाया जाने हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो पहले शरीर के ताप का को नियंत्रित करेगा। शरीर में तुम्हारा जो ब्लड, जो शरीर के तापमान में जो ब्लड से तुम्हारा शरीर का तापमान कभी देखते हो कि बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो वो यह तो पूरी तरह से 50 नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से 0 नहीं होगा, मनुष्य ठंडा आ गया तो मर गया। तो देखता होगा जब हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है तो मनुष्य का शरीर ठंडा होता है पूरा, और मनुष्य डेड बॉडी हो जाएगा। तो पूछ सकता है, यूपीएससी में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, पूछा था कि एक बार साइंस में लोग हम लोग देते थे ज्ञान कि जो मनुष्य में जब हाइपोथैलेमस निकाल दिया जाए तो इसका मतलब कोई व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु अवस्था, जीवित अवस्था, तो मृत्यु अवस्था हो जाएगा। इन हाइपोथैलेमस काम करना मनुष्य का क्या कर देगा, बंद। तो बहुत सारा चीज़ें जो बंद कर देता है, तो वही काम है। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो हाइपोथैलेमस है, उससे देखो क्या होता है, एसटीएच ग्रंथि निकलता है, हार्मोन एडीएच हार्मोन निकलता है, टीएसएच हार्मोन निकलता है, ठीक। और ये शरीर के तापक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रकार के हार्मोन को निकालता है ये, ठीक है ना, जो विभिन्न शरीर के सारे अंगों को नियंत्रित करता है। जैसे तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करेगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों जितने भी हैं उनसे निकलने वाली हार्मोन को नियंत्रित करेगा। इसीलिए इसको पीयूष ग्रंथि को बुलाता है मास्टर ग्लैंड भी, ठीक ना। तो हाइपोथैलेमस को भी बुला सकता है मास्टर ग्लैंड हार्मोन, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला कौन हार्मोन, हाइपोथैलेमस क्या करता है, पहला शरीर को नियंत्रण करता है, सारे बॉडी में हार्मोन को भी क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। कितना मात्रा में एसटीएच निकलना है, कितना मात्रा में हार्मोन निकलना है, कितना मात्रा में तुमको थायराइड निकलना है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना है, कितना मात्रा में तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन निकलना है, सब तय करता है कौन, पीयूष ग्रंथि का हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस नहीं रहता तो पीयूष ग्रंथि होता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बुलाता है और हाइपोथैलेमस को मास्टर हार्मोन भी बुलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका कौन निभाता, अभी बताया है, हाइपोथैलेमस निकलता है। यानी अंतःस्रावी तंत्र में जितने भी हार्मोन हैं, सभी हार्मोन में कौन कितना स्राव करेगा तय कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक। शरीर के तापक्रम को अस्थायी या नियत रखने वाली कौन है, भी हाइपोथैलेमस अभी बताए थे इसके बारे में। सोमेट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन कौन स्राव करता है, तो पीयूष, ठीक है, यह हाइपोथैलेमस, दोनों हो सकता है, लेकिन मेन क्या मानना है, पीयूष निकालता है, ठीक। कौन स्राव करता है, पीयूष। सोमेट्रोट्रोपिन क्या है, तो ये जिसको हम बोलते हैं एसटीएच हार्मोन, कौन हार्मोन, एसटीएच हार्मोन, ठीक ना, जिसको हम लोग वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन का मतलब होता है कि जैसे कोशिका टूट गया, उत्तक भंग हो गया, प्रोटीन कम हो गया, तो उसके निर्माण में ही भूमिका निभाता है। तो प्रोटीन के निर्माण में, सेल के निर्माण में, टिश्यू खत्म हो गया उसके निर्माण में कौन का निभाता है, पीयूष, ठीक। अब कहता है इसी को एक और जान लो, इसी एसटीएच में वृद्धि हार्मोन भी कहता है इसको। अगर इसकी मात्रा अगर बढ़ गई शरीर में तो मनुष्य को एक्रोमेगली रोग हो जाए, कौन रोग, एक्रोमेगली रोग, ठीक, जिसमें कहते हैं भीमकाय पुरुष। जैसे देखा खली, अंडरटेकर, ये सब क्या है, हम लोग शरीर समान शरीर से क्या है, दिलों में क्या बोलना है, एसटीएच की मात्रा ज़्यादा हो गई थी। और बौना देखता होगा सब सर्कस में, ये देखता होगा छोटू दादा, टीवी में देता है ना यूट्यूब पर, तो छोटू दादा में क्या होगा, सोमेट्रोट्रोपिन नामक जो हार्मोन होगा एसटीएच में पाया जाने वाला सोमेटो हार्मोन, ये क्या किया होगा, कम हो गया होगा उसमें, तो उसको साइमन रोस्ट बोलते हैं। तो एसटीएच मतलब कम होने पर क्या जाएगा, साइमन रोस्ट रोग, जिससे मनुष्य बौना दिखता है, मोटू दादा, क्या कहते हैं, छोटू दादा, विभिन्न प्रकार का तुम बौना दिखता होगा टीवी में, सर्कस में पहले हम लोग देखते थे, तो सबका कौन रोग होता है, साइमन्स रोग। यानी उसके शरीर में सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन जो है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, तो उसकी कमी हो गई थी। और खली में क्या होता है, इसकी वृद्धि हुई है, ठीक, उसको कहते हैं एक्रोमेगली रोग। नेक्स्ट, सेक्स हार्मोन का स्राव कौन ग्रंथि करता है, तो पीयूष ग्रंथि। कौन ग्रंथि, अभी बताए थे कि सेक्स हार्मोन का स्राव कौन करता है,
तो बोलना है पीयूष ग्रंथि करता है। तो पीयूष ग्रंथि में जाओगे देखोगे तो जो इसमें हाइपोथैलेमस है या पीयूष ग्रंथि, इसमें से एलएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सेक्स हार्मोन है एलएच और एफएसएच। एलएसएच होता है जिसमें से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को स्रावित होता है, और पुरुष के लिए जो होता है वो होता है टेस्टोजोन्स, ठीक है। तो पुरुष के लिए होता है टेस्टोजोन और महिला में एस्ट्रोजन, यानी एलएसएच और एफएसएच, ठीक है ना। ये सब सेक्स हार्मोन है। ये कौन तय करता है? पीयूष हार्मोन। कि कितना हार्मोन कितना आपको निकालना है, कितना आपको तय देता ही करता है, ठीक। मास्टर यानी जब जनन प्रक्रिया होती है, निषेचन क्रिया, तो ही उस समय काम करना शुरू करता है कि पुरुष महिला का हिस्सा निकलता है, ठीक। अब होता है मास्टर ग्रंथि एवं सबसे छोटी अंतःस्राव ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी भी और मास्टर ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों बोलेंगे? तो जितने भी ग्रंथियाँ जैसे एड्रीनल, पेंक्रियाज, थायराइड, जनन ग्रंथियाँ, सारे ग्रंथियों को ये कंट्रोल करता है, ठीक ना। इसी के माध्यम से वो ग्रंथियाँ अपना हार्मोन स्राव करती है एक सीमित मात्रा में। लेकिन एक ग्रंथि ऐसा है जो पराबट्टू है, जिसको पैराथायराइड भी बोलते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण नहीं कर पाता और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो पूछ सकता है पीयूष ग्रंथि का किस ग्रंथि पर नियंत्रण नहीं है? तो पराबट्टू पर है, जो तुमको बताएंगे आगे। ये ग्रंथि क्या होता है? कैल्शियम और शरीर में पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ये ग्रंथि ना रहना पराबट्टू, तो शरीर में कैल्शियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम भी बढ़ जाएगा, जो शरीर के लिए काफ़ी हानि बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, नेक्स्ट आएगा 19वां। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? मेल सेक्स हार्मोन, तो मेल सेक्स हार्मोन इसमें जो है वो है तुमको टेस्टोस्टेरोन है, ठीक ना। तो सबको पता है कि मेल और एक होता है फीमेल। मेल में आओ दो को जान लो, एक टेस्टोस्टेरोन हो गया और एक हो गया तुमको एंड्रोजोन्स। तो एंड्रोजोन्स जो हार्मोन है वो मनुष्य में देखता होगा दाढ़ी आता है, मूछ आता है। तो महिला में ये सब नहीं पाया था, इसलिए महिला में दाढ़ी मूछ नहीं आता है। हर होता भी तो बहुत कम मात्रा में, बहुत सीमित। दाढ़ी और मूछ आने का पीछे क्या कारण है? एंड्रोजोन्स। और टेस्टोजोन्स क्या है? यौनाचार मदद करता है। मनुष्य जब निषेचन क्रिया में होता है तो ही उसको मदद करता है, उसको लिंग को मोटा करने में, ठीक ना, जिससे निषेचन में मदद मिलता है। फीमेल में देखो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजेन है, और एक और है रिलैक्सिन है। तो रिलैक्सिन का काम क्या होता है? जब देखता होगा जब बच्चा पैदा होता है तो नहीं कहता रिलैक्स रहो। बच्चा जब पैदा औरत करती है तो उस समय उसका गर्भाशय बड़ा हो जाता है पूरा, और बच्चा गर्भाशय बड़ा होता है, बच्चा पैदा करने भी मदद करता है उसको। इस स्राव निकालता है एक हार्मोन जो बच्चा को बाहर निकालता है, ठीक। और एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन ये तुमको क्या स्तन में महिला का देखता होगा स्तन में वृद्धि होते रहता है, ठीक ना, वो करेगा। ये महिला का स्तन वृद्धि कौन करेगा? एस्ट्रोजन। जब बच्चा पैदा होगा उसको निकालने में मदद कौन करेगा? ये। और देखता होगा प्रोस्टेन में क्या होता है? प्रसव, प्रस से प्रोस्टेन। तो प्रसव मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें गर्भावस्था बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ताकि बच्चा निकलने में क्या हो। और इसी बच्चा निकलने के लिए क्या होता है? स्राव निकलता है, उसको रिलैक्सिन बोलते हैं। तो प्रोस्टेन और रिलैक्सिन में क्या अंतर है? कि गर्भावस्था को बड़ा कर देगा, गर्भाशय को, और रिलैक्सिन क्या करेगा? उसमें स्राव निकालेगा ताकि उसमें से चिपचिपाहट आए और निकले। और एस्ट्रोजन क्या होता है कि महिलाओं के स्तन को क्या करता है? बड़ा करता है, वृद्धि करता है। नेक्स्ट, इंसुलिन एक प्रकार का क्या हार्मोन है, ठीक है। तो इंसुलिन का एक प्रकार क्या है? हार्मोन है, जिसको बोलते हैं मधुसूदनी भी बोलते हैं, ठीक। फिर पूछ सकता है कि इंसुलिन किस धातु का बना होता है? इसमें तो इसमें जस्ता होता है, बना होता है, ठीक ना। फिर पूछ देगा इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कहना कि ये पेप्टाइड हार्मोन है। क्या बोलना? ये पेप्टाइड हार्मोन है जो 51 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो पेप्टाइड हार्मोन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? 51 प्रकार के एमिनो एसिड से, ठीक ना। फिर पूछ देगा इंसुलिन क्या एक प्रकार का? तो हार्मोन है, इसको मधुसूदनी बोलते हैं। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो जस्ता, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन शरीर में सर्वाधिक स्रावित होता है? तो सबको पता है एड्रिनल ग्रंथि। जब एड्रिनल ग्रंथि में जाएंगे जो पेंक्रियाज के बगल में होता है, तो उसमें देखेंगे क्या कि यहाँ पर 2
इसके दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं कॉर्टेक्स और एक को बोलते हैं मेडुला, ठीक ना। इसी कॉर्टेक्स के बारे में कहा था कि शरीर में छोटा सा दाना रहेगा, वो होगा दोनों। इसी कॉर्टेक्स के बारे में कहा था कि मनुष्य के शरीर को अगर निकाल दिया जाए तो 2 हफ्ते के अंदर मनुष्य क्या होता है, मर जाता है, कि उसकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। मेडुला के बारे में क्या कहता है, इसी से निकलता है जो हार्मोन निकलता है, वो मनुष्य में उत्तेजना पैदा करता है। देखता हुआ कोई झगड़ा कर रहा है तो चढ़ चढ़ के मारेगा, तो उत्तेजना वही पैदा करता है, मेडुला ही, ठीक ना। तो एड्रिनल ग्रंथि में कौन, मेडुला, ठीक ना। और डर, मनुष्य में देखता होगा सांप देख लिया, टाइगर देख लिया तो उसमें भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया, तो लगता है भागने, तो इसलिए इसको लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। देखा बाघ देखा तो क्या होगा, इसमें एक प्रकार की उत्तेजना पैदा होने लगेगा डर का, जो मेडुला कॉर्टेक्स से निकलेगा, ठीक ना। अब वो भागना शुरू करेगा, उसको कहते हैं उड़ो। लड़ो मतलब देखेगा बकरी देखेगा, छोटा छिपकली देखेगा, उसको मारना शुरू करेगा, तो उसको होता है उड़ो, लड़ो। तो लड़ो और उड़ो इसी को बोला गया, संघर्ष बोला गया, संघर्ष करो कि कौन से तुम जीत सकते हो, कौन तय करता है, यही हमारा एड्रिनल ग्रंथि, पलायन। तो ये एड्रिनल ग्रंथि हो गया। लड़ो और उड़ो, पलायन हार्मोन किसको कहता है, तो एड्रिनल कहता है, लड़ो या उड़ो, ठीक। कौन सा एक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक स्तनपायी हार्मोन प्रोटीन के रूप में कार्य करता था, ऑक्सीटोसिन करता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबको बताया था कि पीयूष ग्रंथि से नियंत्रण होता है, ठीक। इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ध्यान सुनना सब लोग, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो क्या होता है, मनुष्य से क्या होता है कि औरत के स्तन से जो दूध निकलता है ना, औरत के स्तन से दूध इसी से निकलता है, ठीक ना। इसी से, कौन से, इसी से निकलेगा औरत के स्तन से दूध, ठीक। तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से निकलता है, ठीक ना। अब देखो इसमें क्या होता है, यह जो ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का, देखो ये गाय भैंस का देखा हुआ थन, उसमें से दूध निकालने हो तो जो हम लोग कृत्रिम ऑक्सीटोसिन सुई देते हैं ना, गाय दूध देखता हुआ थन निकालना नहीं देती है गाय, तो उसको ऑक्सीटोसिन का सुई दिया है। तो पूछ सकता है कि उससे इंजेक्शन में प्रयोग किया जाना, जिसे पिटोलिन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, एक प्रकार का किससे निकलता है, सबको ध्यान से होना चाहिए। तो ये निकलता है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन से। यही माँ बच्चे को शिशु में आलिंगन करते क्यों हो गए, इसीलिए इसको आलिंगन हार्मोन भी बुलाता है। देखता होगा कि माँ बच्चा को ले लपेट जाती है लेकर के, तो इसी हार्मोन से निकलती है। तो इसी हार्मोन से आलिंगन भी होता है माँ बच्चे में, इसी हार्मोन से स्तन से दूध निकलता है, ठीक ना। इसी का सुई दिया था इसको गाय को और भैंस को, ताकि वो बच्चे दूध दे, जिसको हम लोग बोलते हैं पिटोनिन बोलते हैं, पिटोनिन। चलो, ग्रेव रोग का कारण क्या है, ग्रेव मतलब हो गया वही घेंगा रोग, तो थायराइड की क्या कमी के कारण हो गया, बताए थे। तो ग्रेव रोग में क्या होगा, थायराइड की कमी हो जाएगी। थायराइड में क्या होता है, थायराइड कम होगा तो थायरॉक्सिन कम निकालेगा, थायरॉक्सिन जब कम निकालेगा तो उसको ग्वेटर रोग बोलते हैं। यानी थायराइड में क्या होता है, इसमें गला, थायराइड का आकार बढ़ जाएगा तो गला बढ़ जाएगा, फूल जाएगा, गला फूलेगा, उसको घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक ना। तो पूछता ग्रेव रोग में क्या होता है, थायराइड का स्राव क्या होता है, कम होता है, और थायराइड ग्रंथि का स्राव कम होने से क्या होता है कि पूरा शरीर का गर्दन का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किस हार्मोन के माध्यम से ऊतक में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने की एवं पेशियों में संचय करने में मदद होती है। फलतः रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो इंसुलिन के कारण, सबको पता ही है इंसुलिन क्या करता है, जो रक्त में ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, और यही ग्लाइकोजन क्या करता है, यकृत कोशिका अवशोषित कर करके उसको कार्बोहाइड्रेट में क्या करती है, बदलती है, और हमको शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। नहीं सुना होगा। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एसीटी हार्मोन। तो एसीटी हार्मोन जो होता, सुनता होगा एफएसटी हार्मोन है, एक एसटीएच हार्मोन है, एक एडीएच हार्मोन है, ये बीपी को कंट्रोल करता है, ये वृद्धि हार्मोन है, ये जनन हार्मोन है पुरुष वाला। और ये क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि को, जो भी भय और वातावरण का जो प्रयोग होता है ना उत्तेजना का, उसको कंट्रोल कौन करेगा, तो एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला कौन है, पीयूष ग्रंथि। अभी बताए थे हम, इस सारे ग्रंथियों को नियंत्रित करता है सिर्फ परावट्टू को छोड़कर। यानी परावट्टू ग्रंथि ऐसी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को बुलाता है मास्टर ग्लैंड।
कौन ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। चलो मेलेनिन का क्या अर्थ है? तो सबको पता है कि मानव त्वचा का रंग वर्णक है। मैंने मानव की जो त्वचा है उसका रंग काला, लाल, पीला जो हो जाता है, सफ़ेद, ये सब मेलिन के कारण होता है। देखता है जिसको चर्म रोग होता है सब मेलिन के कारण होता है। नेक्स्ट 28, थायराइड ग्रंथि का आकार में वृद्धि एवं गर्दन फूलना एक रोग है। कैसा भी बताए थे? घेंगा रोग है। ठीक, इसीलिए कहा था कि न तो कम ही सही है, न अच्छा ज़्यादा सही है, इक्वल सही है। इसलिए आयोडीन नमक हम खाने को बोल रहा था लोग, पोटेशियम और सोडियम का मिश्रण। नेक्स्ट 29 में पेप्सिन एक प्रकार का पाचक एंजाइम है। ठीक है, ठीक ना, जो अमाशय में पाया था। ठीक ना, जो भोजन को प्रोटीन में बदलता है। ये पेप्सिन क्या होता है? भोजन को प्रोटीन में तोड़ता है। जो भोजन में प्रोटीन होता है ना उसको पेप्टोड में बदल देता है, छोटे छोटे दम महीन कण बदल देगा। जो पचने में क्या होती है? आसानी होती है। दाल खाते हैं तो दाल में क्या पाता है? प्रोटीन। उसको क्या करेगा ये पेप्सिन नामक एंजाइम? उसको क्या करेगा? तोड़ देगा। ठीक, ती पाता है आमाशय की एक मुख्य कोशिका होती है। अल्फा कोशिका सबको पता ही है, वो अग्नाशय में पाता है। अमल अलग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो हम ये भी पाता है आमाशय में। लेकिन ये ग्रंथि पूछ रहा है कि पेप्सिन किससे से होता है? तो मुख्य कोशिका से होता है। बीटा कोशिका दोनों का संबंध किससे है? अब ये अनाशय। ठीक, तो अमल कोशिका क्या है? अमल कोशिका नहीं है, अमल एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये कोशिका नहीं है कोई। नेक्स्ट, शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, ऊतकों में टूट फूट को बचाने के लिए वृद्धि हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? अभी बताते हैं पीएसयू ग्रंथि, बताया था ना, एसटीएच हार्मोन, तो पीयूष ग्रंथि। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अभी बताए थे पीछे क्लास में, तो पीयूष ग्रंथि है। महिलाओं की गर्भावस्था में पाया जाने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बताया था अभी हम, जो प्रसव करने में क्या करता है? ये मदद करता है। कॉर्पस, यानी महिलाओं में अगर महिलाओं को अगर प्रोजेस्टेरोन हटा दिया जाए तो प्रसव करने में क्या, यानी बच्चा पैदा करने में काफ़ी क्या दिक्कत होगा। तो एक प्रकार का कहता है कि अमाशय के पास, अंडाशय के पास कॉर्पस ल्यूरस नामक एक छोटा सा हल्का सा एक नली की टाइप का पाया था। ठीक ना, उसी से निकलता है कौन? कार्पस ल्यूटियस। ठीक ना, इसी से निकलता है प्रोस्टेन नामक हार्मोन। नेक्स्ट, आपातकालीन जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहा गया? अभी बताए थे एड्रिनल ग्रंथि को, मतलब लड़ना, उड़ना, भागना, ये हमको बताए थे। जैसे कोई डर भय पैदा होगा तो शरीर से एड्रिनल ग्रंथि निकलना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। और ये हमको दिखाता है कि जीवन रक्षक हार्मोन कैसे अपने जीवन को रक्षा किया था, ये सब यही बताता है। मान लो हम जंगल में हैं, घिर गए हैं, तो सीधी सी बात है, जंगल में घिर गए हैं तो कौन सा हार्मोन काम करना शुरू कर देगा? तो एड्रिनल। इसको नियंत्रण कौन करेगा बोलेगा? तो बोलना पीयूष ग्रंथि। कितना मात्रा में निकालना है, कितना उत्तेजना करता है, दिखता हो कोई गुस्सा आता है तो काफ़ी उत्तेजना में रहता है, तो पीयूष ग्रंथि कहता है कि एड्रिनल तुमको थोड़ा ज़्यादा निकाल ले। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो अंडा से निकाला गया है, शुक्राणु हो, क्या होगा? शुक्राणु। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? गर्भावस्था से होता है। ठीक ना, और टेस्टोन क्या होता है? अंडाशय से होता है। ठीक ना, ये ध्यान रखना। प्रोजेस्टेरोन किस होगा? अंडाशय से, गर्भाशय से। टेस्टोजोन अंडाशय से। ठीक, चलो, कॉर्टिसोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, इंसुलिन अग्नाशय से। अभी सबकी चर्चा हम पीछे की है। 34 नंबर, अग्नाशय ग्रंथि में खराबी आने पर इनमें से क्या होगा? तो सीधी सी बात है, अग्नाशय ग्रंथि में बताए थे जितना भी कोशिका से जो चीज़ हार्मोन निकलता सब खत्म हो जाएगा और मनुष्य मर जाएगा। इंसुलिन का निर्माण नहीं होगा तो डायबिटीज को कंट्रोल करने में सब मदद नहीं मिलेगा। ग्लूकॉन बता ही देते कि अल्फा से निकलता है ग्लूकॉन, इंसुलिन निकलता है बीटा से, और बताए थे गामा से निकलता है सोमेटोसोन। रक्तचाप का कोई कंट्रोल नहीं है, तो ए, बी और सी है, इन उपयुक्त में से एक से क्या हो जाएगा? अधिक। नेक्स्ट, मधुसूदनी, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन, मधुसूदनी या इंसुलिन के संदर्भ में कथन चयनित करो। चलो, इसका स्राव लैंगरहैंस की दीपिका से होता, अभी बताया है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना भी काम है, बताए थे। यह एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन अभी बताए थे, जो 51 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना है। इसमें धातु के रूप में जस्ता की उपस्थिति पाई थी, भी बताए थे। उपयुक्त में से क्या है? सभी सही है।
इंसुलिन जो शरीर में ग्लूकोज के रूप में उपापचय को नियंत्रण करता है, कितने अमीनो अम्ल से बनता है? तो ये बताते हैं 51 अमीनो अम्ल से। सिकेट्रिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो अग्नाशय में पाया जाने वाला पाचक रस होता है। ये पाचक रस में क्या होता है? एंजाइम निकालेगा। तो बताए थे एंजाइम होता है, मतलब ये कौन ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। चलो क्या बताते? तो वही देखो भी सबसे पहले, तो एंजाइम निकालेगा मतलब ये, इसको पकड़ लेना सब बढ़िया। अभी बताए थे तो लोग अभी बताए थे कि जहाँ एंजाइम निकालना तो एक्सोग्राइन यानी इसको कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि है। चलो सिकोटिन क्या एक प्रकार का पाचक रस है, जो उत्तेजना करता है, ठीक ना। यानी जैसे हम भोजन करते हैं तो अग्नाशय में जो भोजन जाता है तो उसको और पचाने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट, एड्रिनल ग्रंथि के संदर्भ में एक उपयुक्त कथन चिन्हित करें। शरीर में उत्तेजना लाने में मदद करता है, ठीक है। हृदय गति देखता है, धड़कन हमारा बढ़ जाता है, कहीं डर भय होता है क्या होता है? हमारा हृदय धक धक करने लगता है। तो उसमें कौन काम करता है? एड्रिनल ग्रंथि। संकट काल के दौरान रक्त दाब और हृदय गति क्या करता है? बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, कहीं ऊंचा हाई। एड्रिनल या एम्फ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला निकालता है। ये बताते हैं कि एड्रिनल ग्रंथि दो कोण होते हैं, ठीक है ना। एक अंग होता है कोर्टेक्स, एक अंग होता है मेडुला। बताए थे कि कोर्टेक्स निकाल देने पर आदमी 2 हफ्ता या 1 हफ्ता के अंदर मर जाएगा। इसी मेडुला से बताए थे निकलता है रस हार्मोन निकलता है जो हमारी उत्तेजना पैदा करता है। उपयुक्त सभी हैं। यकृत ग्रंथि जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो बताएंगे पीत का निर्माण पित्ताशय इसमें पाया था, जब बताएंगे ना पाचक तंत्र में बता दें इसको। तो पित्ताशय होता है, ठीक ना। इसी पित्ताशय से पित्ताशय में पित्त का निर्माण होता है, ठीक। वसा का उपापचय होता है, नहीं वसा का इमल्सीकरण, मतलब जो फैट वाली वस्तु हम लोग खाते हैं तो उसको तोड़ देगा, ये पूरा तोड़ फोड़ के छोटा कर देगा। अभी बताए थे कार्बोहाइड्रेट का भी मेटाबॉलिज्म करता है। जब इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है, ये पढ़ाए थे ना, तो उस ग्लाइकोजन को यकृत अपने आप शोषित कर करके उससे कार्बोहाइड्रेट बदल देता है समय समय पर, ठीक ना। बदल करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करते रहता है। 40, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पीयूष। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत, ठीक ना। अब सबसे बड़ी अंतःशरीर ग्रंथि कौन है? अवट्टू। और शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन है? पेंक्रियाज। सबसे बड़ी कौन है? यकृत। नंबर 2 पर कौन है? पेंक्रियाज। नेक्स्ट, पैराथायराइड ग्रंथि से उत्पन्न पैराथायराइड हार्मोन किसको नियंत्रित करता है? ये बताए थे यही एक परावट्टू ग्रंथि है जिससे निकलता है पैराथायराइड हार्मोन, जिससे क्या निकलता है? पैराथायराइड हार्मोन, जिसका काम क्या है? तो देखो ये पैराथायराइड जो ग्रंथि है जिसको हम परावट्टू भी कहते हैं, इस पर पीयूष ग्रंथि का कोई रोल नहीं होता, यानी यही एक स्वतंत्र रूप से कार्य करती है ग्रंथि। इसी से 2 हार्मोन निकलता है, एक का नाम है कैल्सिटोनिन और एक का नाम है पाराथायराइड, ठीक ना, पाराथायराइड, ठीक। तो देखो अगर कैल्शियम और फास्फेट में वृद्धि हो जाए तो बताए थे कि वृद्धि कोई चीज़ के अंग के लिए खराब होता है, और अगर फास्फेट और कैल्शियम में कमी हो जाए तो कमी अगर हो जाएगा ना शरीर में, तुम्हारा बॉडी में अगर कैल्शियम और रक्त में फास्फेट की मात्रा कमी हो जाए तो पैराथायराइड ग्रंथि क्या करता है? पैराथायराइड नामक हार्मोन निकालता है। उस कमी को क्या करो? पूरा करो और संतुलन मिलाओ। वही तुम्हारा शरीर में अगर रक्त में कैल्शियम और रक्त में फास्फेट की मात्रा वृद्धि हो जाए तो एक कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन को स्राव करता है पैराथायराइड, और ये क्या करता है कि रक्त में जो वृद्धि हो जाए, रक्त में जो कैल्शियम और क्या बढ़ गया इसको बराबर कर देगा, और कमी को बढ़ाकर क्या कर देगा? बराबर कर देगा। ये बढ़े हुए को कमी करके बराबर कर देगा। यानी दोनों का काम क्या? हार्मोन का बराबर करना है ना, स्थायी करना है, स्थिर करना है, ठीक। तो रखना याद। 42 में कौन से शरीर में ग्रंथिबीन होती है? तो ग्रंथिबीन बताए थे पीयूष ग्रंथि है क्योंकि अंतःशरीर ग्रंथि है। नेक्स्ट, अग्नाशय से रसयुक्त अग्नाशयी रस किस प्रकृति का होता है? तो क्षारीय होता है। क्षारीय काम क्या होता है कि जो भोजन अम्लीय है उसको पचाने में क्या करेगा? मदद करेगा। नेक्स्ट, सोमेटोसिन हार्मोन की अधिकता से मुख्य मनुष्य क्या शरीर? अभी बताए थे कि
कि सोमेटोसिन हार्मोन से, जिसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, STH है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो इसका काम क्या है, मनुष्य को भीमकाय बना देगा, यानी एक्रोमेगली रोग कर देगा। कौन रोग बताया तभी, खली, अंडरटेकर, ये सब है ना, जो जीना सान वो है। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है तो अंडाशय में जाएगा, तो अंडाशय जो होता है ना, अंडाशय में उसी में एक पुटिका होती है, जिसको ग्रेफियन पुटिका कहते हैं, उसी से निकलता है। ठीक, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन, अब इसके बारे में बताए थे हम कि एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या, जो महिलाओं के स्तन में जो क्या होगा, वृद्धि होगा, तो स्तन में वृद्धि के लिए सहायक होता है। चलो, एस्ट्रेडियाल एस्ट्रोजन, ठीक है ना, जिसके बारे में बताते हैं महिला का होता है, जो ये का से भूमिका किसमें होती है, तो यही बताए थे, स्तन में वृद्धि कर देगा, दूध ग्रंथि के आकार को बढ़ा देगा, गर्भाशय भी ठीक रह बढ़ाएगा ये, तो A+B+C। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन, होर्मोनल हार्मोन क्या नियंत्रित करता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होर्मोनल हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है, ठीक ना, अंतःस्रावी, तो इसको हाइपोथैलेमस या पीयूष ग्रंथि। अभी बताए थे कि हाइपोथैलेमस नहीं रहेगा तो पीयूष मारना है। बताए थे कि परावट्टू को छोड़कर सारा ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि। अगर ये ना रहे तो मारना हाइपोथैलेमस, क्योंकि पीयूष ग्रंथि का ही अंग कौन है, हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट मिलाना है, TSH थायराइड ग्रंथि के से थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। PTH रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करेगा। ATH इसी कमी से शरीर में निर्जलीकरण होता है, यानी पानी की मात्रा में कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन को बोलते हैं हम लोग। इंसुलिन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो डहेलिया के फूल से। ठीक ना, डहेलिया के फूल से क्या होती है, इंसुलिन की प्राप्ति। अब तो बहुत सारा लोग देखता होगा जंतु में क्या करता है, अब ये पहले का बात है, अब जंतु में क्या करता है कि जंतु के शरीर के अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निकाल कर रख लिया जाता है, और जिसको इंसुलिन की कमी पड़ती है उसको उसी का सुई बनाकर बेचा जाता है। रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, अभी बताए थे, रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, यकृत। ठीक ना, ग्रंथि इंसुलिन भी होता है, अगर इंसुलिन है तो क्या बोलना है, यकृत है। ठीक, तो यकृत टॉपिक हम लोग का ब्लड में पढ़ना है, ये ब्लड का है, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम है। ठीक है, ग्रंथि हम लोग का टॉपिक लगभग इससे 50 क्वेश्चन जो आते हैं वैसे बना दिए हैं, देख लेना। थैंक यू।